एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपनी क्लास में करेंगे बायोमोलिक्यूल से एमसीक्यूज, जिसमें सारे टॉपिक को कवर किया है। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो भी पढ़ना है आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, जो भी सबका है क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, ताकि आपका और सारे क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी, यूजफुल लगेगी, तो फटाक फटाक से लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। लाइक करने से यहाँ पे क्या है कि लाइक आप करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यूट्यूब वीडियो को रिकमेंड करता है कि ये यूजफुल वीडियो है। तो इतना भला तो आप कर ही सकते हैं सभी अपने दोस्तों का। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस वन बाय वन। सारे क्वेश्चंस को देखिए, मतलब आप 73 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। 73 क्वेश्चंस पूरा वॉच कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन आते हैं? प्रोटीन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, लिपिड्स सारे आते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है सारा है, इसलिए यहाँ ऑल पे आप टिक लगाएंगे कि यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड। तो लैक्टोज क्या है? एक डायासेकेराइड्स है। क्या है? डायासेकेराइड्स है। तो लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस आप कराते हैं तो वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लैक्टोज देता है। देखिए याद रखने का तरीका है, लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से बना है तो ग्लैक्टोज देगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लैक्टोज देगा और ग्लैक्टोज से ही मिलता जुलता नाम ग्लूकोज देगा। यानी याद करने में आपको आसानी होगी, कोई परेशानी नहीं। लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लैक्टोज देगा, लैक्टोज है तो ग्लैक्टोज देगा और ग्लूकोज देगा। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कार्बन चेन इन फ्रुक्टोज इज आइडेंटिफाइड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अल्फा मिथाइल हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, एन हेक्सेन, अल्फा मिथाइल कैप्रोइक एसिड। तो देखिए, जैसे फ्रुक्टोज में जो कार्बन का चेन होता है या ग्लूकोज में, दोनों ही में जो कार्बन का चेन होता है उसका पता कैसे लगता है कि उसमें कितने कार्बन है? उसके लिए क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है किस चीज में? जब आप उसको HI और रेड फास्फोरस के प्रेजेंट में आप उसका रिएक्शन कराते हैं तो एन हेक्सेन बनता है। क्या बनता है? एन हेक्सेन बनता है। तो यही यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। ठीक है। ये एन हेक्सेन बनने से पता चलता है कि आपके फ्रुक्टोज में या ग्लूकोज में क्या है? 6 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसेकेराइड्स आर। तो ये याद रखिए, ये फैक्ट है कि मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। मोनो जैसे जैसे आपका क्या है, फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड्स है। यानी मोनोसेकेराइड्स का मतलब हुआ जिसके हाइड्रोलिसिस से आपको सेकेराइड्स यूनिट नहीं मिले। ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स क्या हो गया? जितने भी ग्लूकोज हैं, फ्रुक्टोज हैं, ग्लैक्टोज है, ये सब क्या है? ये सब मोनोसेकेराइड्स की कैटेगरी में आते हैं और स्वीट इन टेस्ट होते हैं। आंसर हमारा क्या हो गया? स्वीट। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एनिमल स्टार्च इज द नेम गिवन फॉर। तो एनिमल स्टार्च किसे कहते हैं? ग्लाइकोजेंस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेन को बोलते हैं एनिमल स्टार्च। ये एक पॉलीसेकेराइड है। याद क्या क्या करना है? ग्लाइकोजेन आपका क्या है? आंसर तो हो गया ग्लाइकोजेन, क्योंकि यही हमारा क्या होता है? एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है। ये एक पॉलीसेकेराइड्स है। ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स है और साथ ही साथ ये सिंथेसाइज होता है कहाँ? लीवर में। सिंथेसाइज इन लीवर। ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ग्लाइकोजेन का इतना बात समझ गए आप। तो एनिमल स्टार्च के नाम से किसे जानते हैं? ग्लाइकोजेन को। तो आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेल्यूलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ। सेल्यूलोज क्या है? लीनियर पॉलीमर ऑफ किसका है? तो आप ध्यान रखेंगे इसका कि सेल्यूलोज जो होता है वो बीटा ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर होता है। ठीक है। मोनोसेकेराइड्स कंटेनिंग कीटोनिक ग्रुप आर कॉल्ड। तो मोनोसेकेराइड जिसमें कीटोनिक ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? कीटोज बोलते हैं। जिसमें अल्डिहाइड होता है उसे एल्डोज बोलते हैं। तो कीटोनिक ग्रुप है तो क्या कहलाएगा? कीटोज। ओके। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल डायसेकेराइड्स। इसमें से चुनना है आपको कि इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें सबके सब डायसेकेराइड्स है, यानी कि वैसा सेकेराइड्स है जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद आपको मोनोसेकेराइड्स यूनिट 2 देता है। हाइड्रोलिसिस के बाद 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट देता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। आंसर तो यही हो जाएगा आपका डायरेक्ट, माल्टोज है। माल्टोज आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज देता है। सुक्रोज आपको 1 ग्लूकोज और 1 फ्रुक्टोज देता है। और लैक्टोज का भी आपने देखा था, 1 ग्लैक्टोज देता है और 1 ग्लूकोज देता है। तो ये डायसेकेराइड्स हो गया।
और आंसर देखिए ये सही है, बाकी बाकी में आप कोई ना कोई पकड़ा जाएगा आपको। देखिए माल्टोज तो डायसेक्राइड है, लैक्टोज डायसेक्राइड है, लेकिन ग्लूकोज क्या हो गया, ये मोनोसेकेराइड्स हो गया। ग्लाइकोजेन, लैक्टोज, सुक्रोज ये दोनों तो डायसेक्राइड है। ग्लाइकोजेन अभी मैंने बताया आपको पॉलीसेकेराइड्स है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, तो यही हमारा आंसर है। तो ध्यान रखिए आपको इतना ही पढ़ना ही है, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज यही आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में, यही डायसेकेराइड्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज यूज टू आइडेंटिफाई ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के आइडेंटिफिकेशन में इनमें से किसका यूज होता है, यानी पता लगाने के लिए कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज है मतलब क्या, ग्लूकोज में हम सभी को पता है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और फ्रुक्टोज में क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है ग्लूकोज में, और फ्रुक्टोज में होता है कीटोनिक ग्रुप। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप को किससे पता लगाएंगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन देंगे, तो सिल्वर मिरर टेस्ट इसके कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिकल AgNO3। ये क्या है, ये जो लिखा गया वो क्लोरोफॉर्म टेस्ट के लिए होता है। तो अमोनिकल AgNO3 के साथ रिएक्शन करा के हम पता लगा लेते हैं कि एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि दिया गया मोनोसेकेराइड्स ग्लूकोज है या फिर फ्रुक्टोज है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन पायरानोज रिंग। तो पायरानोज रिंग कैसा होता है, इस टाइप से बनाया जाता है पायरानोज रिंग, है ना, ऐसे। तो ये हमारा, इसमें कितने एटम्स है, टोटल एटम्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जैसे फ्रुक्टोज का फ्यूरानोज से बनता है और ग्लूकोज का पैरानोज से, तो ये आपका 6 एटम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इन फर्मेंटेशन बाय जाइमेज अल्कोहल एंड CO2 आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्लूकोज, इन्वर्ट शुगर, फ्रुक्टोज और ऑल। तो इसमें देखिए आपने पढ़ा है ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का जब आप जाइमेज के प्रेजेंस में ये फर्मेंटेशन कराते हैं तो क्या बनता है आपका, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बनता है। फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल में पढ़ाया गया है आपको, और CO2 और O2, CO2 और H2O बनता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ओके, उस क्वेश्चन है, ग्लाइकोजेन इज मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो अभी जस्ट बताया है ग्लाइकोजेन क्या है, एक एनिमल स्टार्च है, और क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड्स। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिबोरोटेटरी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज और नन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिबोरोटेटरी, तो लिबोरोटेटरी कौन है, तो फ्रुक्टोज जो है वो लिबोरोटेटरी है, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कराता है, तो लिबोरोटेटरी हो गया आपका। इसे लिब्यूलोज भी कहा जाता है। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और इसको डेक्स्ट्रोज बोलते हैं। सैकरिन क्या है, हेक्सोज है, रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोसाइड है या नन। तो इसमें क्या होगा, आंसर आपका नन होगा, क्योंकि सैकरिन क्या है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो नॉर्मल शुगर से यानी सुक्रोज से आपका 550 गुना मीठा होता है। उसका फॉर्मूला ये है आपका। तो ये क्या है कि आपको देखिए इसमें हेक्सोज भी नहीं है, ये रिड्यूसिंग शुगर भी नहीं है, ग्लूकोसाइड भी नहीं है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड शुगर इज सेम एज, ब्लड शुगर कैसा होता है, किसके समान होता है, तो ग्लूकोज के समान होता है। ग्लूकोज लेवल आपने सुना होगा, ब्लड शुगर जिनको डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका जब बोला जाता है तो यही बोला जाता है कि ब्लड शुगर, ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज पिलाया जाता है उनके टेस्ट के लिए। तो क्या होता है, ब्लड में जो शुगर होता है वो क्या होता है, सेम एज होता है क्या, ग्लूकोज की तरह। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल्यूलोज इज अ, सेल्यूलोज क्या है, मोनोसेकेराइड है, डायसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है या नन है। तो सेल्यूलोज क्या है हमारा, पॉलीसेकेराइड है। तो याद रखिए कि सेल्यूलोज हुआ, स्टार्च हुआ और आपका ग्लाइकोजेन, ये सब के सब क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है। सेल्यूलोज हुआ, स्टार्च आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। स्टार्च है, ग्लाइकोजेन है, ये सब क्या है हमारा, सेल्यूलोज तो है ही यहाँ पे, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन ये सब के सब पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आर आइसोमेरिक कंपाउंड है भैया, आइसोमेरिक है, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड, ग्लूकोज जो होता है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और आपका फ्रुक्टोज में जो होता है वो क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर्स तो है ही है। आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, बिल्कुल होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, बहुत सारा OH ग्रुप होता है इसमें। सोज इपीमेराइजेशन, तो हाँ होता है, क्योंकि इपीमर्स अल्फा और बीटा
एनोमर्स आपने पढ़ा है, इपिमेराइजेशन भी शो करता है, यानी कि टोटली क्या हो गया, ऑल हो गया, यानी कि हमारा आंसर हो गया ऑल। ये सारे प्रॉपर्टीज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायसैकेराइड हैविंग 2 ग्लूकोज यूनिट इज। तो इसमें से पहचानना है आपको कि 2 ग्लूकोज यूनिट किसके पास है, 2 ग्लूकोज यूनिट। देखिए यहाँ पे डायसैकेराइड की बात कर ही नहीं रहा है, डायसैकेराइड वैसा डायसैकेराइड ढूंढ के निकालिए जिसमें 2 ग्लूकोज यूनिट होता है। तो लैक्टोज में तो अभी आपने पढ़ा है ना, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज होता है, और सुक्रोज में एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज होता है। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, 2 ग्लूकोज यूनिट की। तो 2 ग्लूकोज यूनिट किस में हो जाएगा, माल्टोज में। माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो 2 ग्लूकोज देता है। यानी आप याद रखिए सबका तो एक ही होता है, फॉर्मूला सबका एक ही होता है। आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, C12H22O11। इसमें कोई फर्क नहीं आता है, सिर्फ खाली हाइड्रोलिसिस के बाद जो देगा ये क्या देगा, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज आपको दे देगा, ग्लूकोज। तो ये पहचान है कि ये माल्टोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माल्टोज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, द पॉलीसैकेराइड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर इज। इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड्स है जो कि आपका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर में। तो सबसे पहली बात तो देखो, सुक्रोज जो है इसको छाट दो, क्योंकि सुक्रोज क्या है, डायसैकेराइड्स है। सुक्रोज हमारा क्या है, डायसैकेराइड है, ये होगा नहीं। ग्लूकोज मेरा मोनोसैकेराइड है, ये भी काट दो, बचा स्टार्च और सेल्यूलोज। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज का यूज होता है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर में, ठीक है। स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों ही पॉलीसैकेराइड है, लेकिन सेल्यूलोज का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट इज। फ्रूट में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, छोटा है, लेकिन आपको आ जाता है समटाइम, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सुक्रोज लिखना है, ग्लूकोज लिखना है या फ्रुक्टोज लिखना है। तो फ्रूट है ना, फ्रूट है, शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट, तो फ्रुक्टोज लिखिएगा। फ्रूट में कौन सा होता है, फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन है 22, प्रोटीन मेनली कंटेन। प्रोटीन में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, CH&O सब होता है, N और H होता है। तो देखिए पहले तो ध्यान दीजिए, प्रोटीन्स मेड होता है किससे, अमाइनो एसिड से। यानी प्रोटीन जो होता है पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड होता है, मेनली अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है, जिसमें COH ग्रुप और NH2 ग्रुप होता है। तो देखिए या इस तरीके से लिखा जाता है, आप किसी भी अमाइनो एसिड के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका H हो गया और इसमें कोई भी R ग्रुप, R तो डाल ही दिया आपने, ठीक है, और यहाँ COH हो गया और यहाँ पे NH2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा अमाइनो, क्योंकि ये COH के साथ जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा से जुड़ा है अमाइनो ग्रुप, इसलिए अल्फा अमाइनो। तो यहाँ आप क्या क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो प्रोटीन्स किससे बना होता है, अमाइनो एसिड का बना होता है। कंपोज्ड होता है किससे, अमाइनो एसिड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन इज रॉन्ग। विच स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन इज रॉन्ग। प्रोटीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, तो ध्यान से देखिए, प्रोटीन अकर इन ऑल लिविंग सेल, ये तो सही है भाई। फिर है प्रोटीन इनवेरिएबली कंटेन NOC एंड H, ये भी तो सही है, अभी आपने जस्ट ऊपर में देखा है क्वेश्चन में। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट किंगडम ओनली, सही है। प्रोटीन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये गलत है, क्योंकि ये तीनों तो सही है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, H बॉन्ड और नन। तो देखिए पेप्टाइड बॉन्ड तो बनता है जब अमाइनो ग्रुप जुड़ता जाता है, तो पेप्टाइड लिंकेज बनाता है। पेप्टाइड लिंकेज कैसा होता है, CONH होता है। ये आपको इस तरह से, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इसको कहीं कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यही है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो स्टेबलाइज किससे होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो H बॉन्ड से होता है, H बॉन्ड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमाइनो एसिड यूजुअली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्यूटर आयन विच कंटेन। तो देखिए ज्यूटर आयन, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ये समझ लीजिए, अभी जस्ट आपको पीछे बताया कि ये अमाइनो है, ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड में क्या होता है कि चूंकि ये देखिए, ये जो NH2 है ये बेसिक कैरेक्टर का है, ये एसिडिक कैरेक्टर का है, दोनों प्रेजेंट होता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि इसका H इसके पास चला जाएगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
ये ले सकता है H प्लस आयन, तो H प्लस आयन लिया और इलेक्ट्रॉन चूंकि दे दिया इसलिए प्लस चार्ज, और यहाँ से H प्लस आयन निकला है इसलिए इस पे निगेटिव चार्ज हो जाता है। कैसे होता है देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से H प्लस जो निकला H प्लस, तो प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को, अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ दिया तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया, और ये H प्लस चूंकि पूरी तरह से खाली हो गया, H प्लस मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी छोड़ दिए, तो क्या बचा, ऑर्बिटल वैकेंट है आपका, तो उस ऑर्बिटल को फुलफिल करने के लिए इसके पास चला आता है, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये NH3 हुआ। तो आपने देखा कि ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, जबकि एक ही मॉलिक्यूल में जैसे सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जिसमें एसिड भी हो जाता है बेस भी हो जाता है, तो वैसे मॉलिक्यूल को ज्यूपिटर आयन के रूप में जाना जाता है, जिसमें एसिड, बेसिक और एसिडिक दोनों ही बिहेवियर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है। तो इसी के कारण होगा, तो इस तरह का ऑप्शन जो होगा वही आपका सही हो जाएगा। जैसे दिया है द एसिड ग्रुप, द बेसिक ग्रुप NH2 एंड द एसिडिक ग्रुप COH, तो ये तो मान लीजिए, ये तो मान अमाइनो एसिड का है, ज्यूपिटर आयन का नहीं है, इसमें आयन की तो बात करी नहीं, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा द एसिड ग्रुप NH3 प्लस एंड बेसिक ग्रुप CO2 माइनस। देखिए, तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपका ये पहले जब अमाइनो ग्रुप के साथ था, जब ये अमाइनो एसिड था तब ये बेस था, लेकिन जब इसने H प्लस आयन लिया तो ये एसिडिक हो गया यहाँ पे, और ये बेसिक कैरेक्टर का हो गया, क्योंकि इस केस में अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो बेस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या होता है, एसिड हो जाता है, लेविस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस यहाँ पे ये बेस था, ये एसिड था, लेकिन जब ये कैरेक्टर शो करने लगा तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एसिडिक बिहेवियर का हो गया, ये बेसिक बिहेवियर का हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इतना समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि ज्यूपिटर आयन रट लीजिएगा वो भी काम चलता है, लेकिन रटने से होगा नहीं, यहाँ पे होगा क्या कि समझिए कि ये कैसे एसिडिक है, ये कैसे बेसिक हो गया, चेंज हो जाता है, यहाँ पे अलग था, जैसे ही आयन में कन्वर्ट हुआ सेल्फ ये काम करता है मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट है इसलिए, ठीक है। तो ये ज्यूपिटर आयन के लिए ये कौन सा ऑप्शन आपका 26 का बी हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार सुन लीजिए ध्यान से, आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हुआ H प्लस निकल के, तो समझ में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपका क्या है, हु पॉइंटेड आउट पेप्टाइड लिंकेज इन प्रोटीन से, तो ये याद रखना है आपको, किसने बताया था पेप्टाइड लिंकेज के बारे में, तो फिशर साहब ने बताया था, ठीक है। ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है समटाइम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, तो ये भी देखिए हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, तो ग्राउंड नट में है, एग में है, काउज मिल्क, व्हीट, सब में पाया जाता है प्रोटीन, लेकिन यहाँ पे अब सवाल ये है कि किसमें ज्यादा पाया जाता है, तो यहाँ ग्राउंड नट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, फैक्ट है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज, तो मेन स्ट्रक्चरल फीचर क्या है प्रोटीन का, प्रोटीन में क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज होता है, देखिए दिया है एस्टर लिंकेज, ये होता नहीं है, ईथर लिंकेज नहीं होता है, ऑल ऑफ दिस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब तो होगा ही नहीं, तो ऑल ऑफ दिस कैसे होगा, तो द पेप्टाइड लिंकेज, प्रोटीन में अभी जस्ट बताया है आपको कि पेप्टाइड लिंकेज बनता है, CONH जो बॉन्ड बनता है उसे ही पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है, तो आंसर हो गया सी। ओके, देखिए तो 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट इन डाइट, इट फंक्शंस मेनली एज, तो प्रोटीन जो है हमारे डाइट का मेन कंस्टिट्यूएंट है, क्यों, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह है, इसलिए मतलब अपने बॉडी को ग्रोथ में मदद करता है, इसलिए बच्चों को 14 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सप्लीमेंट देना होता है, प्रोटीन का सप्लीमेंट कहिए या प्रोटीन का जो रिच फूड होता है वो दिया जाता है, ताकि उनका जो कंस्ट्रक्शन हो, उनका जो बॉडी का ग्रोथ हो वो अच्छे तरीके से हो सके, तो यहाँ पे हमारा हो गया आंसर क्या, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है, द इंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज, प्रोटीन के डाइजेशन से इंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिससे वो मिलकर बना है, जिससे अमाइनो एसिड के मिलने से बना है, इसलिए प्रोटीन के डाइजेशन से अमाइनो एसिड ही बनता है, ठीक है। प्रोटीन गिव, अब इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम स्टार मार के इसको रखिएगा, ये मैंने बहुत, ये आपके लिए, इससे एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे आप।
प्रोटीन गिव, तो प्रोटीन क्या गिव करता है? वायलेट कलर विथ अल्कलाइन CuSO4 सॉल्यूशन, जिसे बायोरेट टेस्ट भी बोलते हैं। या दूसरा है फॉर्म अ पर्पल कलर ऑन बॉइलिंग विथ डाइल्यूट 9-हाइड्रीन सॉल्यूशन, तो इसे निनहाइड्रीन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ये निनहाइड्रीन है। येलो कलर ऑन बॉइलिंग विथ HNO3, इसे एंथोप्रोटिक टेस्ट बोलते हैं, या ऑल। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सबको मैंने ऐसे लिखा है इसलिए ताकि ये सारे टेस्ट का नाम आपको याद हो जाए कि प्रोटीन का टेस्ट करना है तो उसके लिए बायोरेट टेस्ट करते हैं, जिसमें ये रहता है क्या, ये वॉयलेट कलर देता है विथ अल्कलाइन CuSO4। फिर निनहाइड्रीन टेस्ट है, फिर ये एंथोप्रोटिक टेस्ट है। ये सारे टेस्ट शो करता है प्रोटीन, इनमें से कोई भी एक टेस्ट पॉजिटिव देता है, इट मीन्स कि उसमें आपका प्रोटीन प्रेजेंट है, तो आंसर हमारा क्या हुआ? ऑल। तो इसको बस लिख लीजिए कॉपी पे और ध्यान से इसको रखिए ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन, जैसे इसी के बाद मैंने क्वेश्चन मतलब आपको समझाने के लिए ही लिखा है। जैसे क्वेश्चन दिया, बायोरेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, द बायोरेट टेस्ट जो है वो किसके डिटेक्शन के लिए यूज किया जाएगा? सैचुरेटेड ऑयल्स के लिए, शुगर के लिए, फैट के लिए, प्रोटीन के लिए। तो किसके लिए होगा? प्रोटीन के लिए होगा, ऑब्वियस है, अभी जस्ट बताया है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन, तो इसमें से कौन सा प्रोटीन है? तो देखिए टेरिकॉटन, नायलॉन, रेयॉन, ये सब के सब पॉलीमर ही है, ठीक है। लेकिन क्या है, नेचुरल सिल्क जो है वो प्रोटीन है, ये पॉलीमर है लेकिन आपका प्रोटीन नहीं है। नेचुरल सिल्क क्या है? आपका प्रोटीन है, ठीक है। फिर क्या है, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड इज, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, तो देखिए पॉलीइथाइलिन, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्रोटीन्स और CH3COH, तो ये सब के सब क्या है? पॉलीमर्स में आता है, पॉलीथीन टाइप का चीज है ये नेचुरल अकरिंग नहीं है, ये आप बनाते हैं, ठीक है, ये हम लोग सिंथेटिकली तैयार करते हैं। और ये तो पॉलीमर है ही नहीं, पहले तो ये पॉलीमर ही नहीं है, CH3 ये एसिटिक एसिड है, ये पॉलीमर है ही नहीं, ये दोनों पॉलीमर है। तो यहाँ पे प्रोटीन हमारा क्या है? नेचुरल अकरिंग पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड है। ध्यान से करेंगे तो आपको इस चैप्टर को फिर से MCQs बनाने का नीड नहीं होगा, पूरा चैप्टर कवर किया है MCQ। नेक्स्ट है 36, ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन, क्या होगा? ब्लड, एग, मिल्क, ऑल। तो ये देखिए ग्लोबुलर प्रोटीन्स का मतलब होता है जो स्फेरिकल फॉर्म में होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है तो फाइब्रस हो जाता है। तो इसमें जो भी आप देख रहे हैं वो सब किसका एग्जाम्पल है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स का। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑल हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैरेटीन और स्ट्रक्चरल प्रोटीन इज प्रेजेंट, तो कैरेटीन जो है वो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन का, जो कि क्या होता है? फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो जो कि बाल में है, स्किन में है, वुल में है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। ऑन हीट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग विथ कॉन्क HNO3 प्रोटीन्स गिव येलो कलर, दिस टेस्ट इज कॉल्ड, ये मैं आपको आपके ऊपर छोड़ती हूँ, इसको आप आंसर बना लेना। पीछे जो अभी आपको बताया है 3 टेस्ट, उसी में से एक टेस्ट है ये, है ना, कि जब हीट किया जाता है कॉन्क HNO3 के साथ तो येलो कलर देता है। इसमें ढूंढ के एक ही आंसर है इसका, एंथोप्रोटिक टेस्ट, एंथोप्रोटिक टेस्ट। इसलिए मैंने एक ही जगह पे वो क्वेश्चन करवाया है ताकि आप इस टाइप का क्वेश्चन अब आ गया तो आप कहीं भी फंसेंगे नहीं, बना लेंगे फटाक से, ठीक है। तो बाकी टेस्ट तो है ही नहीं, ऑक्सीडाइजिंग टेस्ट होता ही नहीं, होप टेस्ट होता ही नहीं, एसिड बेस टेस्ट, बेस होगा यहाँ पे, एसिड बेस टेस्ट नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इंसुलिन अ प्रोटीन एक्ट एज, देखिए इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है, कैसा? ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन है इंसुलिन, लेकिन वो एक्ट करता है एज अ हार्मोन भी, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक्ट एज अ हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, ब्लड प्रोटीन इज अल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, बोथ ए बी एंड नन, तो ब्लड प्रोटीन जो होता है वो बोथ होता है, अल्बुमिन और हीमोग्लोबिन, तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, फाइब्रस प्रोटीन आर प्रेजेंट इन, अभी जस्ट बताया आपको कि फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका फाइब्रस, तो क्या हो गया? जो कि स्किन में है, नेल्स में है, आपके हेयर में है, और ये क्या होता है? वाटर में इनसॉल्युबल होता है। अगर अगर आपका फाइब्रस प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होता तो बाल धुलता ना, तो बाल घुल भी जाता, बाल धुलता नहीं, घुल जाता। इसलिए ये क्या होता है? याद रखने का तरीका है कि फाइब्रस प्रोटीन वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं,
जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं तो वो आप ध्यान रखें कि फाइब्रस वूल हो गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, सिल्क भी थ्रेड है, स्किन में भी पाया जाता है, नेल्स में भी पाया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ऑल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज, तो एस्कॉर्बिक एसिड किसे बोलते हैं, विटामिन सी को बोलते हैं। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आप कर लेंगे विटामिन सी। फिर नेक्स्ट है द एंटी स्टेरिलिटी और एंटी रिप्रोडक्टरी विटामिन इज। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि एंटी रिप्रोडक्टरी या फिर एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से विटामिन ई को जाना जाता है। ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन कर सकें। और विटामिन को ध्यान में रखना इतना भारी नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, विटामिन पे क्वेश्चन है 44 द aqueous solution of which vitamin is dark pink in color। तो डार्क पिंक इन कलर कौन सा विटामिन का aqueous solution होता है, विटामिन B12 का, बी कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं, हम लोग खाते हैं इसको बिकोसूल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, बिकोसील, बिकोसूल, बी कॉम्प्लेक्स। ये कलर में कैसा होता है, aqueous सॉल्यूशन। जब इसको पानी में घोलिएगा ना, विटामिन B12 का लिक्विड भी आता है बच्चों को पिलाने के लिए, क्योंकि वो तो टैबलेट खा नहीं सकते हैं, तो बच्चों के लिए तो उसका कलर देखिएगा पिंक कलर का होता है, डार्क पिंक कलर का होता है। ठीक है, विच इज फैट सॉल्युबल विटामिन। तो अभी इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए है आपका। देखिए यहाँ पे क्या किया है कि विटामिन ए लिखा, पायरिडॉक्सिन लिखा, राइबोफ्लेविन लिखा, थायमिन लिखा, ये सब विटामिन ही है, लेकिन नाम दिया है आपको, केमिकल नेम दे दिया है। ये सारा जो विटामिन आप देख रहे हैं ये विटामिन बी का टाइप जो है आपका विटामिन B6 का है। ठीक है, फिर आपका थायमिन जो है वो विटामिन B1 है। उसके बाद राइबोफ्लेविन जो है ये आपका विटामिन B2 को बोलते हैं। तो ये सब तो टाइप ऑफ विटामिन बी ही हो गया। तो विटामिन बी और सी जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है बी और सी, बी एंड सी, बी एंड सी जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है। बाकी सारे जो बच जाते हैं, विटामिन ए है आपका, डी है, ई है, के है, ये सब क्या है, फैट सॉल्युबल होता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, विटामिन ए। देखिए कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से करते हैं, यहाँ विटामिन ए लिख दिया, इसमें विटामिन बी नहीं लिख के अब आपको बी लिख देगा, तो आपको याद है कि डी और सी तो वाटर सॉल्युबल है, तो कर लीजिएगा आसानी से। लेकिन अगर ये नाम याद नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो ये भी ध्यान में रखना होता है। क्लास में मैंने अक्सर कहा है कि ये सारे नाम को याद रखिए। पायरिडॉक्सिन B6 है, थायमिन B1 है, राइबोफ्लेविन B2 है। नहीं B2 B1 याद नहीं रहता तो एटलीस्ट ये याद रखिए कि ये सारे नाम जो हैं वो विटामिन बी के ही हैं, अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी के नाम है, ताकि आप उसमें सॉल्युबल पहचान पाएं। बात आई समझ में। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस फ्रूट आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन, कौन सा, सिट्रस, सी, सिट्रस फ्रूट। देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ विटामिन, इसमें से कौन सा विटामिन नहीं है। तो देखिए एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी है। अभी जस्ट आपने थायमिन के बारे में जाना कि ये विटामिन B1 है, राइबोफ्लेविन के बारे में जाना कि ये विटामिन B2 है। तो बचा क्या, टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, तो ये जो है ये एक मेल हार्मोन है, ये क्या है, एक मेल हार्मोन है, ये विटामिन नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन भी यही है कि कौन विटामिन नहीं है, तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन आपका विटामिन नहीं है। ठीक है, विटामिन डी क्या है, विटामिन डी इज आल्सो नोन एज, क्या कहलाता है, तो ये तो इजीली आप बता सकते हैं, ग्रोथ विटामिन ये नहीं है। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव विटामिन विटामिन ई को बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव विटामिन किसे बोलते हैं, विटामिन ई को। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सनशाइन विटामिन है, ये कौन सा है, सनशाइन। आप हम सभी को पता है ना कि ये सनलाइट में बैठने से, सूरज के नीचे बैठने से क्या होता है, विटामिन डी का पूर्ति होता है। अब सूरज के नीचे बैठने का मतलब ये नहीं है मतलब आप खुले में बैठते हैं सनलाइट में तो आपको क्या होता है, विटामिन डी की पूर्ति होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया विटामिन सनशाइन विटामिन। ओके, 49 क्वेश्चन है विटामिन विच इज बिलीव टू क्योर कॉमन कोल्ड इज, तो विटामिन सी होगा आंसर। सिट्रस फ्रूट खाने से कॉमन कोल्ड आपको होगा ही नहीं जल्दी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सर्दी हो रखा है और ऑरेंज जूस पीना है, ऐसा नहीं करना है। मतलब आप अगर रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो वो आपको कॉमन कोल्ड होने से रोकेगा, क्योर मतलब बचाएगा भी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द विटामिन दैट इज मोस्ट रेयरली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी इज, ठीक है। तो आप सभी को पता है कौन सा मेरे अपने बॉडी में कौन सा मैन्युफैक्चर्ड होगा, ऑब्वियस है विटामिन डी, क्योंकि आप सनलाइट में बैठ रहे हैं, विटामिन डी आपको मिल जा रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, विटामिन डी। द विटामिन विच इज वाटर सॉल्युबल एंड एंटीऑक्सीडेंट इज, तो इसमें विटामिन जो वाटर सॉल्युबल भी हो और एंटीऑक्सीडेंट भी हो, तो वाटर सॉल्युबल में क्या है, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। विटामिन सी है और विटामिन बी वन है। अब इन दोनों में कौन है ये ढूंढना है, क्योंकि हमें पता है कि विटामिन सी एंड विटामिन बी जो है हमारा यही है वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो ये आपको अब देखिए विटामिन सी जो है वाटर सॉल्युबल भी है और एंटीऑक्सीडेंट का भी काम कर रहा है, तभी तो आपको कॉमन कोल्ड से बचा रहा है, ठीक है। बहुत सारा आप देखते हैं वीडियोस वगैरह देखते हैं जिसमें बताते हैं आंवला खाइए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है भरपूर मात्रा में, तो वही सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स अ मेटल एटम। अब ध्यान दीजिए मेटल एटम इसमें किस में पाया जाता है, सारा का सारा विटामिन आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखिए विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है ना साइनोकोबालामीन है, क्या है, साइनोकोबालामीन। तो कोबाल जो है वो कोबाल्ट के लिए आया है, कोबाल्ट मेटल के लिए। तो विटामिन B12 जो है उसी में क्या पाया जाता है, आपका मेटल पाया जाता है, जो कि क्या होता है, कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन विच प्लेज अ वाइटल रोल इन द कोगुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। तो विटामिन के जो है, देखिए विटामिन के क्या करता है, कोगुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड शो करता है। क्यों, क्योंकि अभी से पहले जो आपने पढ़ा विटामिन डी क्या है, वो आपको रिकेट्स रोग होने से बचाता है, हड्डियों का बीमारी होने से बचाएगा। विटामिन ए क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस पे काम करता है। विटामिन ई तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए काम करता है। तो विटामिन के बच गया, जो कि आपका आंसर हो जाएगा किसके लिए, कोगुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड के लिए। तो जैसे जैसे आप बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे वन बाय वन समझते भी जा रहे हैं कि अच्छा विटामिन डी का ये काम है, विटामिन ए हमें क्या करता है, विटामिन ई क्या कर रहा है। तो विटामिन के हमारा ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज, इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए उसे कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ एडेनाइन इन वन स्ट्रैंड टू दैट इन द अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप स्टार मार सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि कह रहा है कि आपको पता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो कह रहा है कि एक स्ट्रैंड में अगर एडेनाइन बेस है तो दूसरे स्ट्रैंड में कौन सा बेस होगा। तो याद रखिए कि आपका जो होता है एडेनाइन जो होता है डबल बॉन्ड टी होता है, यानी ए के साथ टी जुड़ेगा, टी के साथ ए जुड़ेगा, ठीक है। ग्वानिन जो है वो आपको साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो ये आपने बना के रख लीजिए। अब ए टी के साथ जुड़ेगा, टी ए के साथ जुड़ेगा, ये उल्टा पुल्टा नहीं होगा, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड टी होता है, जी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए तो एडेनिन के साथ किसको जुड़ना है, टी को, थाइमीन को। तो आंसर हमारा क्या हो गया, थाइमीन। ए से एडेनिन है, टी से थाइमीन है, जी से ग्वानिन है, सी से साइटोसिन है, यू से यूरासिल होता है, जो आगे आएगा क्वेश्चन में बताऊंगी, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइबोज शुगर इज कंपोनेंट ऑफ, राइबोज शुगर किस में पाया जाता है, तो ग्लूकोज और वैक्स में तो कोई बात ही नहीं है इसका। डीएनए और आरएनए में पाने की बात है, तो देखिए डीएनए में पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज, और राइबोज सिर्फ किस में पाया जाता है, आरएनए में। तो नाम याद रखने में इजी होगा आपको, आर से आरएनए तो राइबोज हो गया, और डी से डीएनए तो डीऑक्सीराइबोज हो गया किसका, डीएनए का। तो ये सब ट्रिक है छोटा मोटा, जो आप ध्यान में रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। डीऑक्सीराइबोज शुगर हो जाएगा किसके लिए, डीएनए के लिए, और राइबोज हो गया आरएनए के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज, तो ये याद रखिए एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग is not present in RNA, which of the following is not present in RNA में कौन नहीं होता है, तो देखिए राइबोज तो होता ही है,
यूरासिल होता है, फॉस्फेट होगा ही, ये तो होना ही है, ये होना ही है, फॉस्फेट होगा, राइबोज होगा, शुगर और फॉस्फेरिक एसिड और बेस। बेस में ही फर्क पड़ता है। बेस जो होता है 5 प्रकार का, उसमें से क्या होता है, थाइमीन है तो वो क्या हो गया, डीएनए हो गया, और थाइमीन के जगह पे यूरासिल आ जाता है तो आरएनए हो जाता है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, तो आंसर हमारा थाइमीन हो गया, क्योंकि थाइमीन किसमें प्रेजेंट होगा, डीएनए में। आरएनए में थाइमीन की जगह पे यूरासिल आ जाता है। डीएनए के यूरासिल, थाइमीन के जगह पे यूरासिल। ओके, तो मेरा आंसर थाइमीन हो गया। द शुगर पार्ट ऑफ डीएनए इज, देखिए आगे क्वेश्चन, डीऑक्सीराइबोज। आंसर आपका इसमें सोचना ही नहीं है, कुछ फटाक से मार देना है, ठीक। इसलिए कहती हूँ कि हर एक क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को समझाने में बहुत सारी बातें बताई जाती है जो अगले क्वेश्चन में आपको काम कर जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ यूनिट ऑफ, तो डीएनए मॉलिक्यूल में कौन सा यूनिट होता है, तो देखिए ध्यान रखिए यही होता है, बी नंबर, बेस, शुगर और फॉस्फेट। बेस, शुगर, फॉस्फेट, ये जो होता है यही न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और बेस और शुगर सिर्फ प्रेजेंट होता है तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि बेस और शुगर है तो न्यूक्लियोसाइड है, बेस, शुगर और फॉस्फेट आ गया तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और डीएनए में ये होता है, डीएनए में क्या होता है, बेस, शुगर और फॉस्फेट होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, आरएनए मॉलिक्यूल देखिए डबल हेलिक्स, तो ये तो होता ही नहीं है, सिंगल हेलिक्स, ब्रांच चेन और सिंगल स्ट्रैंड है लिखा गया। तो ध्यान दीजिएगा कि सिंगल हेलिक्स नहीं लिखिएगा कभी भी, डबल हेलिक्स तो डीएनए का होता है, डबल हेलिक्स किसका होता है, डीएनए का होता है। आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होता है, क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। जब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए अलग, मतलब डीएनए जब 2 भाग में बटेगा तो आरएनए बनेगा, तो सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ डीएनए इज आर, यानी कि मतलब अगर एक है तो एक लगेगा, अगर ऑल होगा तो आर हो गया। द फंक्शन ऑफ डीएनए इज, प्रोटीन सिंथेसिस है, सेल्फ रेप्लिकेशन है, स्टोर ऑफ हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन, ये तो है ही है, ये तो सबको पता है, डीएनए क्या है, हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। तो क्या मतलब है कि इसमें आंसर तब क्या हो गया कि सारे फंक्शन शो कर रहा है, तो ऑल हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड में हमने अभी ऊपर देखा कि ये बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, तो ये तो फिक्स है, शुगर और फॉस्फेट तो फिक्स है कि डीएनए का डीऑक्सी हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर हो जाएगा, फॉस्फेट फॉस्फेट है। बेस में ही फर्क आता है, बेस में, ठीक है। तो बेस भी 5 तरह का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ग्वानिन बेस है, साइटोसिन बेस है, एडिनाइन बेस है, लेकिन ट्राईऑक्सिन जो है ये बेस नहीं है, इसलिए आपका नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड में आंसर क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लिक एसिड, एसिड्स आर, तो न्यूक्लिक एसिड पहले जान लीजिए कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। देखिए न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, डीएनए आरएनए, ये डीएनए आरएनए क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड बनता किससे है, तो ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स किसे कहते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को जिसमें बेस हो, शुगर हो और फॉस्फेट हो, उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अभी जस्ट बताया, बेस, शुगर, फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, बेस और शुगर सिर्फ रह जाता है तो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या हुआ, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इन सारे मतलब क्वेश्चन के आंसर में कौन सा जाएगा, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, साइड तो होगा नहीं। पॉलीमर ऑफ प्यूरिन बेसिस थ्रू फॉस्फेट एस्टर, ऐसा कुछ नहीं है। फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड, ये भी सही नहीं है, तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द 2 प्यूरिन बेसेस प्रेजेंट इन बोथ डीएनए आरएनए आर, तो अब यहाँ पे सवाल ये तो उठता है ना, पहले आपको ये तो पता होना चाहिए प्यूरिन बेस होता क्या है, तो ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसे। तो देखिए जो बेस है आपका इस स्ट्रक्चर का है तो वो प्यूरिन बेस होता है, और इस स्ट्रक्चर का है तो पायरिमिडीन बेस होता है। 2 तरह का बेस होता है, प्यूरिन बेस और पायरिमिडीन बेस। स्ट्रक्चर ऐसा मैच कर रहा है तो प्यूरिन बेस है, और पायरिमिडीन बेस है जब ऐसा है। तो देखिए 5 प्रकार का जो होता है आपका बेस, तो वो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया। देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए, तो ये स्ट्रक्चर किसके जैसा है, प्यूरिन की तरह है।
ये स्ट्रक्चर किसकी तरह हो गया, प्यूरिन बेस की तरह हो गया, प्यूरिन बेस की तरह, यानी प्यूरिन बेस कितना हो गया, 2 हो गया आपके पास। और ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर जस्ट लाइक किसकी तरह है, पायरिमिडीन की तरह है, एक रिंग है जिसमें एन है, ठीक है, तो पायरिमिडीन हो गया। तो ये तीनों मेरा क्या हो गया, पैरामिडीन हो गया। तो देखिए ये आपका पैरामिडीन में कौन कौन सा आ गया, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, सी टी यू, ये मेरा क्या हो गया, पैरामिडीन में आ गया, पैरीमाइडीन, ठीक है। और ये आपका प्यूरिन में एडिनाइन और ग्वानिन, एडिनाइन मतलब ए और जी जो हो गया, ये क्या हो गया आपका प्यूराइन हो गया, PURINE, ठीक है। तो ए और जी आपका प्यूराइन हो गया। तो इस तरीके से ये आपने समझ लिया ना, बहुत सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना, यूरासिल अकर्स ओनली इन आरएनए, और ये थाइमिन जो होता है अकर्स ओनली इन डीएनए, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब इस क्वेश्चन को कीजिए, टू प्यूरिन बेसेस प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, तो कौन सा प्रेजेंट होता है, थाइमिन और यूरासिल का फर्क होता है, बाकी डीएनए और आरएनए में प्यूरिन बेस में कौन सा ऐसा है जो प्रेजेंट है। तो देखिए थाइमिन आपका नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता है। यूरासिल क्या होता है, आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है। तो बचा क्या, तो देखिए छांट दीजिए, यूरासिल वाला भी छांट दीजिए, थाइमीन वाला भी छांट दीजिए, ठीक है। तो बचा कौन सा, ग्वानिन एंड एडिनाइन, यही ना मेरा, दोनों मेरा है भी प्यूरिन बेसिस, ठीक है। बाकी तो सब फिर आपका पैरामिडीन में चला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेसेस कॉमन टू डीएनए एंड आरएनए आर, मतलब कौन सा बेस है जो डीएनए आरएनए में कॉमन होता है, तो कॉमन ढूंढना है आपको। तो यूरासिल कॉमन नहीं होगा, तो ये वाला पहले ही छांट दीजिए, ठीक है। फिर देखिए थाइमीन भी जिसमें है उसको भी छांट दीजिए, थाइमीन इसमें भी है, छांट दीजिए, क्योंकि थाइमीन डीएनए में होता है, सिर्फ डीएनए में, यूरासिल सिर्फ आरएनए में होता है। तो ये सब तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉमन बताना है ना हम लोगों को, जो दोनों में पाया जाता है। हमारा आंसर क्या हो गया, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, ये दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लिक एसिड कंटेन, तो न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, तो देखिए न्यूक्लिक एसिड, देखिए न्यूक्लिक एसिड में तो ये तो कॉमन बात बताई गई है आपको कि आपको न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, शुगर है, बेस है, फॉस्फेट है। तो शुगर फिक्स है, आरएनए का फिक्स है, डीएनए का फिक्स है, फॉस्फेट भी फिक्स है, बाकी बचा कौन सा, बेस का कहानी है, बेस में ही फर्क आता है, बेस पे फर्क आ गया तो डीएनए आरएनए बदलता है। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड कंटेन आप क्या बताएंगे कि 2 प्यूरिन बेसेज एंड 3 पैरामिडीन बेसेज होता है। 2 अभी जस्ट बताया है आपको, उस जगह पे ध्यान से फिर से रिपीट करके सुन लीजिए, समझ लीजिए। 2 प्यूरिन बेसेज होता है और 3 पैरामिडीन बेसेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिनोसाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एडिनोसाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एडिनोसाइन है ये न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पल है, क्योंकि एडिनोसाइन न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पल हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल नहीं है, ये न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पल है एडिनोसाइन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन हार्मोन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन हार्मोन, जो प्रोटीन भी है हार्मोन भी है। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा है इंसुलिन जो है वो प्रोटीन भी है, ग्लोबुलर प्रोटीन भी है, और हार्मोन के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो देख लीजिए अब 17 नंबर क्वेश्चन, द एलिमेंट प्रेजेंट इन ट्रेसेस इन इंसुलिन इज, तो इंसुलिन में कौन सा एलिमेंट होता है जो ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है, तो वो होता है जिंक, ओके, ये याद रखिएगा कि जिंक प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस प्रेजेंट ओनली इन आरएनए एंड नॉट इन डीएनए इज, तो द बेस प्रेजेंट ओनली इन आरएनए एंड नॉट इन डीएनए, तो डीएनए में कौन नहीं प्रेजेंट होता है, यूरासिल, सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है यूरासिल, अभी जस्ट बताया है। बहुत सारा क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा टॉपिक 1 मिनट का आपने पढ़ लिया तो उससे बहुत सारा क्वेश्चन आ गया ना आपके सामने, बहुत आता है ये सब क्वेश्चन। कंपाउंड विच कैटलाइजेज अ केमिकल रिएक्शन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ, कंपाउंड विच कैटलाइज्ड आ गया ना वर्ड, a chemical reaction in a living organism is called enzyme, एंजाइम ही कैटालाइज करता है आपके बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। द हार्मोन विच मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल इज, तो इसमें कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को
मेंटेन करता है। तो आपने सुना है बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट क्या करते हैं, सुबह के खाने से पहले इंसुलिन का सुई लेते हैं। तो इंसुलिन जो है वही आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है? तो इस तरीके से हमने 73 एमसीक्यूज़ किए हैं बायोमोलिक्यूल से और आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया गया है जिससे क्या होगा कि आप सारे क्वेश्चंस को समझते हुए बना रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।